इंडियंस के आउटरीच के बारे में अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज, क्योंकि उन्हें लगने लग गया था कि उन्हें बहुत ज्यादा हार्डशिप बियर करनी पड़ रही है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी वो बहुत ज्यादा बुरी थी उनके लिए। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उस रिवोल्ट के बारे में जिसकी वजह से फाइनली ब्रिटिशर्स को अपनी पॉलिसीज को बदलना पड़ा। तो चलिए अपनी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पॉलिसीज एंड पीपल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उन पॉलिसीज के बारे में जिसकी वजह से जो इंडिया के लोग थे उन पे अफेक्ट पड़ रहा था। द पॉलिसीज ऑफ द कंपनी वर अफेक्टिंग किंग्स, क्वींस, पीजेंट्स एंड द सिपॉइज। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसीज होती थी ना, वो हर तरह के लोगों को अफेक्ट कर रही थी, चाहे वो एक किंग है या कि एक पीजेंट है। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लोगों का क्या स्टेटस है, पर जो पॉलिसीज थी वो सबको अपने तरीके से क्या कर रही थी, अफेक्ट कर रही थी। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई थी जिसकी वजह से इंडियन किंग्स जो थे उनसे भी उनकी टेरिटरी छीन ली जाती थी, और जो पीजेंट्स थे उनसे भी उनके लैंड वगैरह सब छीन लिया जाता था। एंड नॉट ओनली दिस, जो सिपॉइज थे जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उन इंडियंस की अगर बात करें तो उनको भी बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा था ड्यू टू द अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस मेड बाय द ब्रिटिशर्स। तो आइए जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। नवाब्स लूज देयर पावर। जैसे जैसे ब्रिटिशर्स अपनी पावर गेन करते चले गए इंडिया में, जो इंडियन नवाब्स थे यानी जो किंग्स थे इंडिया के, वो क्या हुआ, वो अपनी पावर लूज करने लग गए। द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ इंडियन किंग्स स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग due to the policies of Britishers such as appointing of residents, doctrine of lapse, etc. आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि लॉर्ड वेल्जली एक कंसेप्ट लेके आए थे ऑफ रेजिडेंट्स। अब रेजिडेंट्स जो होते थे वो कौन होते थे, वो ब्रिटिश एजेंट्स होते थे जो इंडियन किंग्स के कोर्ट में होते थे, और वो क्या करते थे, उनके हर पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करते थे। एंड डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स को लेके आने वाले कौन थे, डलहौजी। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी ऐसा किंग जिसके पास अपना लीगल ईयर नहीं है उसकी टेरिटरी को छीन लिया जाएगा। इसलिए ऐसी बहुत सी पॉलिसीज बन गई थी इंडिया में जिसकी वजह से जो इंडियन किंग्स थे उनकी जो पावर थी, जो अथॉरिटी थी, वो डिटेरियोरेट होने लग गई थी। अगर बात करें 1801 की, तो 1801 में क्या हुआ था, अवध जो था उसकी हाफ ऑफ द टेरिटरी किस वजह से ले ली गई थी, बिकॉज ऑफ सब्सिडरी अलायंस, क्योंकि वो लोग जो ब्रिटिश आर्मी थी जो कि किंग के लिए रखी गई थी उनकी सैलरी को पे नहीं कर पाए थे। एंड नॉट ओनली दिस, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया कि मिस गवर्नमेंट का एक बहाना बनाकर अवध का जो सारा टेरिटरी था वो अक्वायर कर लिया। एंड ब्रिटिशर्स ने एक काम और किया, वो ये था कि पहले ये रूल था कि ब्रिटिशर्स जितने भी कॉइन्स मिंट करते थे ना, यानी जितने भी वो सिक्के बनाते थे, उन कॉइन्स के ऊपर इंडियन किंग की पिक्चर होना यानी इमेज होना जरूरी था। तो अब उन्होंने उस पर से इमेज भी हटा दी। सो दिस शोज कि जितने भी इंडियन किंग्स थे उनकी पावर धीरे धीरे कम होती जा रही थी। लेकिन कुछ किंग्स एंड क्वींस ऐसे थे जिन्होंने कोशिश की कि वो ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएशन करते हैं सो दैट उनकी टेरिटरीज बच जाए। जैसे कि बात करें अगर क्वीन ऑफ झांसी की एंड नाना साहेब की, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने परसुएड किया था ब्रिटिशर्स को। दरअसल जो रानी थी झांसी की, इनका जो बेटा था वो एक एडॉप्टेड सन था, एंड जो नाना साहब थे वो भी एक एडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव सेकंड के। तो क्योंकि ये जानते थे कि ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स इनकी जो टेरिटरी है उसे फाइनली अनेक्स कर लिया जाएगा बाय द ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने कोशिश की कि बातचीत करके कोई ऐसा हल निकाला जाए जिससे कि उनकी टेरिटरी बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब बात करते हैं पीजेंट्स और सिपॉइज के बारे में। अगर पीजेंट्स और सिपॉइज की प्रॉब्लम्स को समझें तो द पीजेंट्स वर बर्डन्ड विद हेवी टैक्सेस, यानी जो पीजेंट्स हुआ करते थे इंडिया के, उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था हेवी टैक्सेस का। आपको याद होगा हमने पहले पढ़ा था कुछ ऐसे सिस्टम के बारे में जो रेवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम थे जिन्हें ब्रिटिशर्स लेके आए थे, जैसे कि परमानेंट सिस्टम, फिर रियोतवाड़ी सिस्टम एंड देन महलवाड़ी सिस्टम। तो अब ये कुछ ऐसे सिस्टम थे जो ब्रिटिशर्स ने इम्पोज किए थे इंडियन पीजेंट्स पे, यानी जो कि
हमारे कल्टीवेटर्स थे यानी फार्मर्स थे, जिसकी वजह से उनपे बहुत ज्यादा हेवी टैक्सेस का बर्डन आ गया था। नॉट ओनली दिस, लैंड्स वर टेकन अवे फ्रॉम देम ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। दिस मीन्स कि अगर वो किसी कारणवश ये टैक्स नहीं दे पाते थे तो क्या होता था, उनसे उनकी जो लैंड होती थी वो छीन ली जाती थी। तो ये तो सिचुएशन हो रही थी पीजेंट्स के साथ। एंड सिपॉयज के साथ क्या हो रहा था? सिपॉयज वर अनहैप्पी विद देयर सैलरी एंड अलाउंसेस। जितने भी इंडियन लोग यानी वो सिपाही जो ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, उनको इतनी कम सैलरी और अलाउंसेस मिलते थे कि वो ना खुश थे अपनी इतनी लो सैलरी और लो अलाउंसेस से। And sepoys were forced to follow the rules which were against their religious beliefs. मतलब इंडियन सिपाही जो होते थे, ब्रिटिशर्स उनको फोर्स करते थे उन रूल्स को फॉलो करने के लिए भी जो कई बार उनकी धार्मिक भावनाओं के यानी उनके रिलीजियस बिलीफ से टोटली अगेंस्ट हुआ करते थे। जैसे कि अगर बात करें 1824 की, तो 1824 में क्या हुआ? बर्मा, जिसे अब हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहां पे एक युद्ध चल रहा था और ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियन सिपॉयज जो है वो वहां पे पार्टिसिपेट करने जाएं। बट द प्रॉब्लम वाज दिस कि बर्मा में पहुंचने के लिए उन्हें क्या क्रॉस करना पड़ता? सी। उस दौरान कुछ इंडियंस जो थे उनकी एक धार्मिक भावना थी, उनका एक बिलीफ था कि अगर वो सी क्रॉस कर लेते हैं तो वो अपने धर्म से दूर हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि हम जो है वो सी नहीं क्रॉस कर सकते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप हमें लैंड रूट के थ्रू भेजते हैं बर्मा में, तो हम बर्मा में जाके युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये चीज बहुत बुरी लगी सुननी। उन्होंने क्या किया? उन सिपाहियों को बहुत सिवियरली पनिश किया। एंड नॉट ओनली दिस, उन्होंने क्या किया? 1856 में एक ये नया रूल निकाला कि अगर किसी इंडियन सिपाही को ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करना है तो उन्हें एक अग्रीमेंट पे लिख के देना पड़ेगा कि वो सी रूट जो है उसको फॉलो करते हुए ओवरसीज जाकर भी ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करेंगे। एंड आपको इसमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो इंडियन सिपॉयज थे वो थे कौन? ये लोग ज्यादातर वो थे जो किसी ना किसी पीजेंट फैमिली से आए थे। तो जैसा कि हमने कहा कि पीजेंट्स जो थे उन्हें बहुत ज्यादा सप्रेस किया जाता था ड्यू टू हेवी टैक्सेस, तो ये भी एक कारण था कि इंडियन सिपॉयज के मन में एक नाराजगी जो थी वो आनी शुरू हो गई थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इसके अलावा वो रिफॉर्म्स जो ब्रिटिशर्स इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे थे उनके भी काफी हद तक अगेंस्ट थे। सो व्हाट वाज द रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स? बेसिकली हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स प्रोहिबिटेड सती एंड पास्ड विडो रीमैरिज एक्ट। ब्रिटिशर्स ने कहा कि सती प्रथा पूरी तरह से बंद हो जाएगी इंडिया में, और उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट बना दिया, यानी जो विधवाएं थी वो अब दोबारा शादी कर सकती थी। तो उस वक्त जो कुछ इंडिया में लोग थे उनको लगता था कि ये लोग हमारे कल्चर से अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि एक तो इन्होंने सती प्रथा बंद करवा दी, दूसरा इन्होंने क्या कर दिया, विडोज को दोबारा शादी करने का एक एक्ट भी बना दिया। आफ्टर 1830 क्रिश्चियन मिशनरीज कुड ओन लैंड इन इंडिया। अब यहाँ एक चीज समझिए आप जो कि जाननी जरूरी है। एक तरफ तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं कि जो इंडिया के पीजेंट्स हैं उनसे उनकी लैंड को छीन लेते हैं, एंड जो इंडियन किंग है उनसे उनकी टेरिटरीज को छीन लेते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज यानी कि जो आउटसाइडर्स हैं वो अगर इंडिया में आते हैं तो ये लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें लैंड प्रोवाइड किया जा रहा है इंडिया में। तो यानी ये चीज गलत हो रही थी इंडियंस के साथ। कन्वर्ट्स कुड इनहेरिट देयर प्रॉपर्टी। ये एक नया रूल इन्होंने निकाला कि अगर कोई इंडियन जो है वो अपना धर्म छोड़ के कन्वर्ट हो जाता है, क्रिश्चियन बन जाता है, तो उसे अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का दोबारा से हक मिल जाएगा। यानी अगर कोई ऐसा हिंदू लॉ बना हुआ था या ब्रिटिशर्स ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई हुई थी जिसकी वजह से एक इंसान को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव ऑफ कर दिया गया था, तो अगर वो इंसान कन्वर्ट हो जाता है, अपना धर्म छोड़ देता है और क्रिश्चियन बन जाता है, तो उसे अलाउंस मिल जाती थी कि वो अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता था। तो ऐसी सब चीजों की वजह से क्या हुआ, मेनी इंडियंस स्टार्टेड बिलीविंग दैट ब्रिटिशर्स वर डिस्ट्रॉइंग देयर कल्चर। इंडियंस को ये लगने लग गया कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये
हमारे कल्चर को खत्म करते जा रहे हैं और अपनी कल्चर, अपनी सोच, अपने बिलीव्स को हम पर जबरदस्ती इम्पोज कर रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ? म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। अब आपने ये जान लिया ना कि हर तरह के लोगों को कितना कुछ बियर करना पड़ रहा है, चाहे वो किंग्स हैं, चाहे वो पीजेंट्स हैं, सिपॉइज हैं, या आम लोग हैं जिन्हें की लगता है कि उनसे उनका कल्चर छीन लिया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों को लगा कि हमें म्यूटिनी करनी चाहिए, यानी उन्हें क्या करना चाहिए, एक तरह से अपना विद्रोह करना चाहिए। A large number of Indians developed a feeling that they had a common enemy and they should rebel against them. So, a mutiny was faced by the Britishers in 1857. अब बहुत से जो इंडियंस थे उनके मन में एक ये फीलिंग आ गई, उनको ये लगने लग गया कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके कॉमन एनिमी है। अब चाहे वो किंग्स थे, पीजेंट्स थे या फिर सिपॉइज थे, उनको लगने लग गया कि उनको सब कुछ फेस किनकी वजह से करना पड़ता है, ब्रिटिशर्स की वजह से ना। तो इस वजह से उन्होंने ये सोचा कि अब हम एक म्यूटिनी करेंगे। और वो म्यूटिनी कब हुई थी? इन द ईयर 1857। ये एक बहुत ही मेजर रिवोल्ट था और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का ऐसा मेजर लार्ज स्केल का अटेम्प्ट था बाय द इंडियंस to set their country free from the clutches of Britishers.